अब्बा जान की प्राइवेट नौकरी के कारण 3 बड़े भाई बहनों की पढ़ाई प्राइमरी तक ही पूरी हो सकी, लेकिन मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि उच्च शिक्षा हासिल करके रहूंगी। रेशमा, हमारी कौम और बिरादरी में पढ़े लिखे लड़के मिलते कहाँ हैं? तुम पढ़ाई की जिद छोड़कर कढ़ाई बुनाई सीख लो बेटा, अब्बू ने समझाया था। मेरी देखा देखी छोटी बहन भी ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई का खर्च खुद पूरा करने लगी। 12वीं की मेहनत रंग लाई और मुझे वजीफा मिलने लगा। इस दरमियान दोनों बड़ी बहनों की शादियां मामूली आय वाले लड़कों से कर दी गई और भाई एक दुकान में काम करने लगा। मैंने प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करते हुए पीएचडी शुरू कर दी और अंत में नामचीन यूनिवर्सिटी में हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हो गई। छोटी बहन भी लेक्चरशिप के साथ साथ डॉक्टरेट के लिए प्रयासरत हो गई। मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में होने के कारण अब मैं ईद बकरीद में ही घर जाती थी। इस बीच मैंने अपनी जरूरत की तमाम चीजें खुद खरीद कर जिंदगी को कमोबेश आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी अपने घर जाती अम्मी अब्बू के ज्वलंत प्रश्न मेरी मुश्किलें बढ़ा देते। इतनी डिग्रियां ले ली है रेशमा तुमने कि तुम्हारे बराबर का लड़का ढूंढने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब्बू, अब लोग पढ़ाई की कीमत समझने लगे हैं। देखना, आपकी बेटियों के लिए घर बैठे रिश्ते आएंगे, तब आप फक्र करेंगे अपनी पढ़ी लिखी बेटियों पर। अब्बू को तसल्ली देती मैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अम्मी गहरी सांस ली। खानदान की तुमसे छोटी लड़कियों की शादियां हो गईं, बाल बच्चेदार हो गईं, वे सब टोकते हैं। कब कर रहे हो रेशमा और नसीमा की शादियां? तुम्हारी शादी न होने की वजह से हम हज करने को भी नहीं जा सकते। अम्मी ने औसात डेला तो मैं चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में चली गई। यूं तो मेरे लिए रिश्ते आ तो रहे थे, लेकिन बिरादरी से बाहर शादी न करने की जिद अम्मी अब्बू को कोई फैसला नहीं लेने दे रही थी। शिक्षा हर भारतीय का मूल अधिकार है, लेकिन हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समाज युवाओं को शीघ्र ही कुमाऊं पूत बनाने की दौड़ में शिक्षित होने नहीं देता। नतीजतन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कौम आर्थिक तंगी, सीमित आय में ही गुजारा करने के लिए मजबूर होती है। यह युवा पीढ़ी का दुर्भाग्य है कि आगे बढ़ने के अवसर होते हुए भी उनके माली हालत उन्हें उच्च शिक्षा, ऊंची नौकरियों से महरूम कर देती है। उस दिन अब्बू ने फोन किया। आवाज में उत्साह था। तुम्हारे छोटे चाचा एक रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता है, 10,000 रुपए तनख्वाह है, खाते पीते घर के लोग हैं। फोटो भेज रहा हूँ। दहेज की कोई मांग नहीं है, सादगी से निकाह करके ले जाएंगे। भाईजान ने भी फोन करके बतलाया था। अब्बू और भाईजान को तो मुंह मांगे मुराद मिल गई। मैंने फोटो देखा। सामान्य चेहरा, बायोडाटा में मेरी डिग्रियों के साथ उसकी डिग्रियों का कोई मैच नहीं था, लेकिन मैं क्या करती। अम्मी अब्बू की फिक्र, बहन की शादी की उम्र, मैं भी 34 पार कर रही थी। भारी सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव के तहत अब्बू ने मेरी सहमति जाने बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सगाई के बाद मैं वापस यूनिवर्सिटी आ गई, लेकिन जहन में अनगिनत सवाल खटबदाते रहे। पता नहीं उसका मिजाज कैसा होगा, उसका रवैया ठीक होगा या नहीं। मुझे घरेलू हिंसा से बहुत डर लगता है।
यही तो देख रही हूँ सालों से अपने आसपास। क्या वह मेरे एहसासात, मेरे जज्बात की गहराई को समझ पाएगा? तीसरे ही दिन मंगेतर का फोन आ गया। पहली बार बातचीत, लेकिन शिष्टाचार, सलीका नजर नहीं आया। अब तो रोज का ही दस्तूर बन गया। मैं थकी हारी ऑफिस से लौटती और उसका फोन आ जाता। घंटों बातें करता, अपनी आत्मस्तुति, शाबाशी के किस्से सुनाता। मैं मितभाषी बातों के जवाब में बस जी हाँ करती रहती। वह अगर कुछ पूछता भी तो बगैर मेरा जवाब सुने पुनः बोलने लगता। चौथे महीने के बाद वह कुछ ज्यादा बेबाक हो गया। मेरे पुरुष सहकर्मियों के बारे में, उनसे मेरे रिश्ते की सीमाओं के बारे में पूछने लगा। कुछ दिन बाद एक धार्मिक पर्व के अवसर पर बात करते हुए मैंने महसूस किया कि वह और उसका परिवार पुरानी निरर्थक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के प्रति बहुत ही कट्टर और अडिग है। मैं प्रगतिशील विचारधारा वाली यह सब सुनकर बहुत चिंतित हो गई। ये सच है कि बढ़ती उम्र की शादियां महज मर्द और औरत को एक छत के नीचे रखकर सामाजिक कायदों को मानने एवं वंश बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत एक समझौता है, लेकिन फिर भी नारी का कोमल मन हमेशा से पुरुष को हमसफर, प्रियतम, दोस्त के रूप में पाने की ख्वाहिश रखता है। मैं ऐसे कैसे किसी संवेदनहीन व्यक्ति को जीवन साथी बनाकर खुश रह सकती हूँ? तभी उसने फोन पर बतलाया कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम सेमेस्टर देने के लिए छुट्टी ले रहा है। मुझे तो बतलाया गया था कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है। मैंने उसके सर्टिफिकेट्स को पुनः देखा तो आखिरी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं थी। मेरा माथा ठनका। इसका मतलब मुझसे झूठ बतलाया गया। मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी कि उसकी बातों में सच्चाई और साफ गोई नहीं थी। उसने फोन पर बतलाया कि वह प्राइवेट नौकरी की शोषण नीति से त्रस्त हो चुका है। अब घर में रहकर अर्थशास्त्र पर किताब लिखना चाहता है। किताब लिखने के लिए नौकरी छोड़कर घर में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने 2 किताबें नौकरी करते हुए लिखी हैं। मेरे जवाब पर प्रतिक्रिया दिए बगैर उसने बात बदल दी। अनुभवों और परिस्थितियों ने मुझे ठोस, गंभीर और मेरी सोच को परिपक्व बना दिया था। उसका यह बचकाना निर्णय मुझे उसकी चंचल, अपरिपक्व मानसिकता का परिचय दे गया। मार्च माह में मुझे ऑफिस का काम निपटाना था, तभी उसका फोन आ गया। हमेशा की तरह बिना कॉमा, पूर्ण विराम के वह बोलने लगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप मुझे मिल गईं। अब मेरी मम्मी को मेरी चिंता नहीं रहेगी। वो कैसे? क्योंकि आपसे शादी करके मेरी तमाम बेसिक नीड पूरी हो जाएगी। सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। संयम जुटाकर पूछा मैंने, बेसिक नीड से क्या मतलब है आपका? उसने ठहाका लगाकर जवाब दिया, रोटी, कपड़ा और मकान। सुनकर मैं अवाक रह गई। भारतीय समाज में पुरुष परिवार की हर जरूरत पूरा करने का दायित्व उठाते हैं। यह मर्द तो औरत पर आश्रित होकर मुझे बैसाखी की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भी उसने मेरी तनख्वाह और बैंक बैलेंस के बारे में पूछा था, जिसे मैंने महज सहज वार्ता समझकर टाल दिया। अपने निकम्मेपन, स्वार्थी हितों को साधने के लिए ही शायद उसने पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की से शादी की योजना बनाई थी। और आज
मेरे जीवन का यह अध्याय चरम सीमा पर आ गया। मैंने चाचा, अब्बू, भाईजान को अपनी सगाई तोड़ देने की सूचना देकर दूसरे ही दिन मंगनी में दिया गया सारा सामान उसके पते पर कोरियर से भेज दिया। मेरा परिवार काठ बन गया। मुझे खुदगर्जी के चेहरे पर मोहब्बत का फरेबी नकाब पहनने वाले के साथ रिश्ता कबूल नहीं था। छल कपट, स्वार्थ, दंभी पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करने से बेहतर है मैं पूरी जिंदगी अकेली और अनब्याही ही रह जाऊं।